20 जुलाई को आखिर क्या हुआ था? किसने गोली चलाने के आदेश दिए, किसने लाठीचार्ज करवाया और किसने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया? और सबसे जरूरी सवाल कि अब सुप्रीम कोर्ट किसका सच जांचेगा? 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर हजारों युवा थे। सामने करीब 5000 पुलिस और सुरक्षा बल के जवान थे। कुछ ही देर में बैरिकेड टूटने लगे, आंसू गैस चलाई जाने लगी, फिर लाठियां उठी और पैलेट गन चलाने के आरोप लगे। कई वीडियो में पुलिस कर्मियों की वर्दी पर उनके नाम की पट्टी तक नहीं थी। कुछ लोग सादे कपड़े में भीड़ के बीच लाठी लिए दिखाई दिए और प्रदर्शनकारियों पर मारने का आरोप भी लगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि उस दिन के सीसीटीवी, ड्रोन के वीडियो, पुलिस के कैमरे, वायरलेस पर हुई बातचीत और पीसीआर कॉलों का रिकॉर्ड बचाकर रखा जाए। अदालत जानना केवल यह नहीं चाहती है कि उस दिन सड़क पर क्या हुआ, बल्कि यह भी जानना चाहती है कि जो कुछ भी हुआ वो किसके आदेश पर हुआ। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शारदा है और आज से आप देखेंगे सॉल्ट का नया शो जवाब बाकी है। कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक जरूरी बात है। पिछले 2 हफ्तों से सॉल्ट का कोई नया इंटरव्यू आप तक नहीं पहुंच पाया है, इसके लिए माफी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सवाल खत्म हो गए हैं, हमारे पास सवाल भी हैं और मेहमान भी हैं, लेकिन सॉल्ट पिछले कुछ महीनों से थोड़ी फंड्स की कमी से जूझ रहा है। एक इंटरव्यू या किसी ऐसी रिपोर्ट के पीछे तैयारी होती है, ट्रैवल होता है, कैमरा है, टीम का खर्च होता है। इसलिए एक अपील भी कर रहे हैं, अगर हमारा काम आपके लिए ज़रूरी है और आपको सही लगता है तो यूट्यूब पर सॉल्ट के मेंबर बनिए और आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये जो QR कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहाँ भी आप अपनी सुविधा के अनुसार हमें सहयोग दे सकते हैं। रकम छोटी हो या बड़ी, वह हमारे लिए काम जारी रखने का सहारा बनेगी। अगर किन्हीं कारणों से या किसी भी वजह से आप आर्थिक सहयोग नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाइए और ध्यान रखिए सॉल्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें। अब 20 जुलाई के उस दोपहर पर लौटते हैं। नीट यूजी के प्रश्न पत्र लीक होने और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र नाराज थे। किसी छात्र के लिए प्रश्न पत्र लीक होना केवल एक खबर नहीं है, उससे उसकी महीनों और सालों की मेहनत पर सवाल खड़ा हो जाता है। जंतर मंतर पर कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा था। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने संसद की ओर मार्च करने का आह्वान किया। उसी दिन संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था। भीड़ कितनी थी इसे लेकर अलग अलग आंकड़े हैं। इंडियन एक्सप्रेस की शुरुआती खबरों में करीब 12 से 15 हजार लोगों की बात आई। बाद में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हल्फनामे में कहा कि भीड़ 30,000 से अधिक थी। कुछ जगह इसमें भी बड़े आंकड़े बताए गए, इसलिए संख्या पर कोई अंतिम दावा करना ठीक नहीं होगा। इतना तय है कि लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे थे और पुलिस की तैयारी पर भी भारी दबाव था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि संसद तक मार्च की अनुमति नहीं थी और उस इलाके में लोगों के जमा होने पर रोक भी लगी हुई थी। पुलिस के मुताबिक भीड़ के एक हिस्से ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस कर्मियों पर हमला किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने अदालत को बताया कि उसके करीब 5000 जवान 3 किलोमीटर में फैली भीड़ को संभाल रहे थे। पुलिस का दावा है कि उन्हें जितनी जरूरत थी उतनी ही ताकत इस्तेमाल की। पुलिस के अनुसार 240 से अधिक पुलिसकर्मी और करीब 200 प्रदर्शनकारी या आम लोग घायल हुए हैं। ये पुलिस के आंकड़े हैं जिनकी जांच अभी बाकी है। प्रदर्शनकारियों की कहानी अलग है। उनका आरोप है कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल की। लाठीचार्ज और आंसू गैस के अलावा बिजली वाले डंडों और पैलेट गन के इस्तेमाल की शिकायतें भी सामने आई हैं। कुछ महिला प्रदर्शनकारियों ने मारपीट, छेड़छाड़ और गलत तरीके से छूने के आरोप भी लगाए हैं। एक पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना थाने में ले जाके करके मारेंगे तुझे। अरे बहन बेटियों को बहुत गंदी गालियां दे रहे हैं कि अरे यहाँ आ गई। कई वीडियो में सादे कपड़ों में मौजूद लोगों और बिना नाम पट्टी वाले पुलिसकर्मियों पर सवाल भी उठे जो दिखाई देते हैं। लेकिन किसी छोटे वीडियो को देखकर तुरंत फैसला सुनाना भी ठीक नहीं है। जरूरी है कि उसका पूरा हिस्सा देखा जाए या पता लगाया जाए कि वह कब और कहां बना और उसके ठीक पहले और बाद में क्या हुआ। शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन की हर जरूरी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति V मोहन की पीठ के सामने आया। अदालत ने केवल प्रदर्शनकारियों की शिकायत नहीं सुनी, उसने घायल पुलिसकर्मियों और प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा का पक्ष भी सामने रखा।
पहले आदेश में नाबालिगों को छोड़ने, सामान्य छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने और सभी जरूरी वीडियो तथा पुलिस रिकॉर्ड बचाकर रखने को कहा गया। गंभीर अपराधों की पुरानी पृष्ठभूमि वाले लोगों को इस राहत से अलग रखा गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी करेंगे। इस समिति में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व पुलिस महानिदेशक LR विश्नोई शामिल हैं। इस समिति को दोनों तरफ की हिंसा देखनी है। उसे जांचना है कि क्या पुलिस ने जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल की, क्या लाठीचार्ज और आंसू गैस से पहले ठीक से चेतावनी दी गई और क्या पैलेट गन चलाने की सचमुच जरूरत थी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया या सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। जांच का एक बड़ा सवाल पुलिस के आदेशों से जुड़ा है। सड़क पर लाठी चलाने वाला जवान आखिरी कड़ी होता है। असली बात यह है कि उसे आदेश किसने दिया, पैलेट गन चलाने की इजाजत किस अधिकारी ने दी, कितने राउंड चले, चेतावनी कब दी गई और हालात काबू में आने के बाद भी कार्रवाई जारी रही या रोक दी गई। न्यूज लॉन्ड्री की पत्रकार आस्था सव्यसाची ने 4 घायलों और रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF की कार्रवाई पर रिपोर्टिंग की। उनकी रिपोर्ट में नाम न बताने की शर्त पर एक RAF अधिकारी ने कहा कि पैलेट गन किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना नहीं चलाई जाती। न्यूज लॉन्ड्री ने ऐसे कागज देखने का दावा भी किया जिनमें पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारियों से कार्रवाई की अनुमति मिलने के संकेत थे, लेकिन रिपोर्ट ने यह भी साफ किया है कि कुछ कथित पैलेट चोटों की पूरी पुष्टि करने वाले इलाज और जांच के कागज उपलब्ध नहीं थे। इसी तरह न्यूज लॉन्ड्री में पूजा प्रसन्ना ने लिखा कि पुलिस को भीड़ हटाने के लिए कम से कम ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए और चोट भी कम से कम होनी चाहिए थी। उनका मानना है कि सामने आए कई दृश्य उन नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा करते हैं। दूसरी तरफ लाइव लॉ में ज्ञानवी खन्ना ने पुराने अदालती फैसलों के आधार पर लिखा कि पुलिस का काम भीड़ को हटाना है, लोगों को सजा देना नहीं। ये दोनों लेखकों की समझ है। अंतिम फैसला जांच के बाद ही हो सकता है। दिल्ली पुलिस इन आरोपों से इनकार करती है। पुलिस का कहना है कि अधूरे वीडियो और चुनिंदा तस्वीरों से एक तरफा कहानी बनाई गई। सादे कपड़ों में दिखाई दिए लोगों पर उसका कहना है कि वे अलग अलग पुलिस और खुफिया इकाइयों के कर्मचारी थे जिन्हें भीड़ के बीच हालात की जानकारी देने के लिए रखा गया था। वहीं कील लगी लाठी के आरोपों पर पुलिस ने कहा कि वह पुलिस की लाठी नहीं, झंडा लगी एक छड़ी थी जो एक प्रदर्शनकारी के हाथ में थी। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई तभी शुरू हुई जब बैरिकेड तोड़े गए और जवानों पर हमला हुआ। अब जांच को दावों से आगे जाकर रिकॉर्ड देखने होंगे। क्या सारे CCTV और पुलिस वीडियो बिना किसी काटछांट के मिलेंगे? क्या हथियार जारी करने वाला रजिस्टर सामने आएगा? क्या घायल छात्रों और पुलिसकर्मियों के इलाज के कागज आपस में मिलाए जाएंगे? क्या महिला शिकायतकर्ता बिना डर के अपनी बात कह पाएंगी? और सबसे जरूरी, क्या किसी गलती की जिम्मेदारी किसी अधिकारी पर तय होगी या बात केवल व्यवस्था की कमी कहकर टाल दी जाएगी? जांच समिति बनाना किसी को दोषी ठहराना नहीं है। अगर प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की है तो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। अगर सार्वजनिक संपत्ति तोड़ी गई तो उसका हिसाब होना चाहिए। लेकिन अगर पुलिस ने जरूरत से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल की, बिना इजाज़त हथियार चलाए या महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून वर्दी पहनने वाले की भी रक्षा करता है और सड़क पर सवाल पूछने वाले की भी। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के आरोपों, गंभीर चोटों पर पहली रिपोर्ट जल्द देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। तब सबसे जरूरी सवाल यही होगा कि वीडियो, पुलिस रिकॉर्ड और लोगों के बयान आपस में कौन सी कहानी बताते हैं। फिलहाल आरोप सामने हैं, पुलिस का जवाब भी सामने है, लेकिन सच का अंतिम फैसला जांच के बाद ही होगा, क्योंकि इस मामले में अभी कई जवाब बाकी हैं। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे सॉल्ट पर देख रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू करिए। शुक्रिया।